दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग यूपीएससी, बीपीएससी तथा अन्य स्टेट सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएंगे और इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में हम लोग रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जरा इसे समझ लेते हैं। प्रश्न की प्रकृति तथ्यात्मक भी हो सकती है और अवधारणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, तो और ये तथ्यात्मक और अवधारणात्मक सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे? तो सुधार आंदोलन कुछ किए गए थे सरकार के द्वारा अधिनियम बनाकर, ठीक है, जिससे सवाल पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय सुधारक तथा उनकी संस्थाओं से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें सवाल तथ्यात्मक यदि आएगा तो संस्था का नाम पूछा जा सकता है। उन सुधारक के द्वारा कोई पुस्तक या पत्र पत्रिका निकाला गया है तो उसका नाम पूछा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में इन सुधारकों ने कुछ कार्य किया है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। इन सुधारकों के द्वारा धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि कोई इनके विचार है तो उस विचार से जुड़े हुए प्रश्न पूछा जा सकता है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि किसी भी संस्था के संस्थापक का नाम न पूछकर उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का नाम पूछ लिया जाता है, तो हम लोग इस पे भी चर्चा कर लेंगे। इतनी बातों को देखने के बाद हमारा ये पूरा क्लास समाप्त हो जाएगा और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर हम लोग दे सकेंगे। जब हम लोग सरकार के द्वारा बनाए गए अधिनियम को पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग सबसे पहले भारतीय सुधारक को प्रांत वाइज देखेंगे। जैसे बंगाल से कौन सुधारक हुए, महाराष्ट्र से कौन सुधारक हुए, मद्रास से कौन कौन से सुधारक हुए और यहाँ से कौन कौन सी संस्थाएँ हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे सुधारक हुए जिन्होंने जाति के मुद्दे पे समाज सुधार का कार्य किया, जैसे अंबेडकर। कुछ ऐसे सुधारक हुए जिन्होंने लिंग के मुद्दे पर समाज सुधार के लिए कार्य किया, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। इसके साथ हमारी चर्चा समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो में हम लोग सरकार के द्वारा बनाए गए अधिनियम तथा बंगाल में भारतीय सुधारक कौन कौन थे और उनके द्वारा क्या कार्य किया गया उस पर चर्चा करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं सरकार के द्वारा बनाए गए अधिनियम से। सरकार के द्वारा बनाए गए अधिनियम में सबसे पहले आता है सती उन्मूलन एक्ट। ये 1829 में आता है। सती एबोलिशन एक्ट विलियम बेंटिक के द्वारा लाया जाता है। रेगुलेशन 17 के द्वारा इसे लाया जाता है। राजा राममोहन राय के प्रयासों से इस एक्ट को लाया जाता है। सती उन्मूलन एक्ट क्या है? तो हिंदू समाज में एक परंपरा चल रही थी कि यदि किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पत्नी होगी उसे साथ में सती हो जाना होता था, साथ में जला दिया जाता था। ठीक है, जिंदा जला देने की एक ऐसी कुरीति थी हिंदू समाज में जिसको दूर करने के लिए प्रयास करना था। इसके बारे में हम लोग पहले भी विलियम बेंटिक के समय में चर्चा कर चुके हैं। मैं एक बार संक्षेप में फिर सारी चीज़ों को बता देता हूँ। इस समय ब्रिटेन में उपयोगितावादी विचारधारा चल रही थी। विलियम बेंटिक उससे प्रभावित गवर्नर जनरल था भारत में। उपयोगितावादी विचारधारा से तात्पर्य है कि अधिकतम लोगों के अधिकतम खुशी के लिए कार्य किया जाए। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो जैसे ही शादी होगी महिलाओं के दिमाग में ये चलता रहेगा कि हमारे पति की मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद हमें भी साथ में जला दिया जाएगा, सती कर दिया जाएगा। तो वो तो खुश रह ही नहीं सकती है अपने जीवन में। अधिकतम लोगों के खुशी की बात हो रही है, मतलब जो आधी आबादी महिला है उसके खुशी की बात भी हो रही है। तो इसको लेकर विलियम बेंटिक ने सती एबोलिशन एक्ट लाया। राजा राममोहन राय ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किया? तो राजा राममोहन राय का कहना था कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है, हमारे धर्म ग्रंथ में मेन क्या है? उपनिषद। उपनिषदों में
सती प्रथा के बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। इसके बारे में बाद में किसी ग्रंथ में लिख दिया गया है और जिसे सही मानकर लोग इसे हिंदू धर्म से जोड़ लेते हैं, पर हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं की गई है। और इस बात को बताने के लिए वो उपनिषद का बांग्ला में अनुवाद करते हैं और इसके द्वारा जन जागरण करते हैं और पूरे बंगाल में घूमकर लोगों को बताते हैं कि देखिए हमारे ग्रंथों में सती प्रथा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ एक कहानी है कि 1818 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के भाई की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी भाभी को सती होने के लिए कहा जाता है, जिसका राजा राम मोहन राय विरोध करते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी अपनी माँ ही उन्हें घर से निकाल देती है। अब सती प्रथा के बारे में अतीत में और क्या क्या बातें हुई है, तो सबसे पहले गुप्त काल में एरन अभिलेख में इसकी चर्चा होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। सती उन्मूलन एक्ट के लिए किस किस ने कार्य किया था, प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अकबर ने। अकबर ने कैसे कार्य किया था? कोई कानून बनाकर नहीं। अकबर ने सती प्रथा को हटाने के लिए कोई कानून नहीं बनाया था, बस उसने ये कहा था समझा बुझाकर लोगों को कि ये एक कुरीति है, ये एक अच्छी प्रथा नहीं है और हिंदू धर्म के लोगों को इसे छोड़ देना चाहिए। औरंगजेब ने इसके लिए कानून बनाया था। ठीक है। नंबर 4, जब यूरोपीय भारत आते हैं तो एक पुर्तगाली गवर्नर जनरल होता है अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क के द्वारा भी सती प्रथा को समाप्त किया जाता है। और फाइनली अभी विलियम बेंटिक के बारे में तो हम लोगों ने देख ही लिया कि विलियम बेंटिक ने रेगुलेशन 17 के द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बंगाल में एक और इंटेलेक्चुअल थे, राधाकांत देव। राधाकांत देव ने सती प्रथा उन्मूलन का विरोध किया था। इनका कहना था कि ये हिंदू समाज के अंदर की कुरीति है और इसमें अंग्रेज़ों को कोई कानून बनाकर हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम अपने स्तर पे समाप्त करेंगे। और ये अपनी बातों को रखने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड में अपनी बातों को रखते हैं और बोलते हैं कि ये जो कानून बनाया गया है उसे हटा दिया जाए। इसी समय राममोहन राय भी अपना पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। इस समय अकबर द्वितीय का शासन था, मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय का अंग्रेज़ों के साथ कुछ पेंशन का प्रॉब्लम चल रहा था, तो अकबर द्वितीय राजा राममोहन राय को बोलता है कि आप वहाँ जा ही रहे हैं तो हमारे पेंशन के मामले को भी सुलझा लीजिएगा। और यही वो समय है जब अकबर द्वितीय के द्वारा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी जाती है। जब इंग्लैंड में जाते हैं राजा राममोहन राय तो वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। राजा राममोहन राय के बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो सती उन्मूलन एक्ट के बारे में हमारी सारी चर्चा हो गई। अब आप लोग एक और नाम सुनते होइएगा, कश्मीर का अकबर। कश्मीर का एक राजा था जैनुल आबेदीन। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या किस किस ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कार्य किया था। उसमें नाम दे देगा अकबर, औरंगजेब, बेंटिक और साथ में नाम दे देगा जैनुल आबेदीन। जैनुल आबेदीन एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने कश्मीर में अपने पिता के द्वारा तोड़े गए सारे मंदिरों को फिर से बनवाया था और हिंदुओं के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। लेकिन जैनुल आबेदीन ने सती प्रथा को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। उसका मानना ये था कि उसके पिता की वजह से हिंदू धर्म के लोग उससे क्षुब्ध चल रहे हैं, इसीलिए हिंदू धर्म के अंदर की जो चीज़ें हैं आंतरिक मामले में वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। तो कभी भी इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा तो एग्जामिनर कोई ऐसा ही नाम चुनकर देगा जिसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा जैनुल आबेदीन ने तो सिर्फ बढ़िया काम ही किया है, इसे तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, तो ये ज़रूर इसने भी किया होगा सती प्रथा के लिए कार्य, पर ऐसी बात नहीं है। इतनी चर्चा के साथ सती उन्मूलन एक्ट के बारे में हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कन्या शिशु हत्या। कन्या शिशु हत्या भी विलियम बेंटिक के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, ये प्रचलन जो है ओवरऑल तो पूरे भारत में था, लेकिन राजस्थान के क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित था। इसके पीछे का रीज़न है पुरुषवाद की प्रचलित प्रथा। पुरुषवाद की प्रचलित प्रथा कहने का मतलब क्या है?
पुत्र को पुत्री से ज़्यादा वरीयता देना, पुत्र की कामना। और इस वजह से क्या होता था कि पुत्री के जन्म होने पे उसे मार दिया जाता था। ये कन्या शिशु हत्या है। इसके अतिरिक्त ये जो राजस्थान का क्षेत्र है ये युद्ध में ज़्यादा घिरे रहते थे, तो महिलाओं के लाज को बचाने के लिए भी इन लोगों ने यही सोचा कि सबसे बढ़िया है कि इन्हें जन्म ही न लेने दिया जाए या जन्म लेते ही इन्हें मार दिया जाए। तो ये एक घृणित जो है था कन्या शिशु हत्या की परंपरा थी, जिसे बेंटिक के द्वारा समाप्त कर दिया गया। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये राजस्थान, भारत छोड़िए पूरे भारत में क्या आज के समय भी कन्या शिशु हत्या समाप्त हो गया है? आप लोग अपने आप से इस सवाल को पूछिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को उत्तर मिलेगा नहीं, अभी भी कन्या शिशु हत्या समाप्त नहीं हुआ है और किसी न किसी माध्यम से हमारे समाज में ये कुरीति लगभग 100 वर्षों के 200 वर्षों के बाद भी आज विराजमान है। तो आप लोग भी अपने अपने स्तर पे इसे हटाने के लिए ज़रूर प्रयास कीजिए। कन्या शिशु हत्या के बारे में बस इतनी ही बात। सवाल पूछा जाएगा तो विलियम बेंटिक का नाम याद रखिएगा, क्षेत्र पूछा जाएगा राजस्थान याद रखिएगा, प्रथा पूछा जाएगा तो पुरुषवाद की प्रचलित प्रथा याद रखिएगा। ये सब आपके विकल्प में दिए रहेंगे जहाँ से आप आसानी से सवाल बना लीजिएगा। अब देखिए नर बलि पर रोक। नर बलि पर रोक भी विलियम बेंटिक के समय लगाया गया। इसके बारे में बस एक छोटी सी बात, खोंड जनजाति थी उड़ीसा में, खोंड जनजाति के अंतर्गत नर बलि की परंपरा थी जिसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब दास प्रथा के उन्मूलन पे आने से पहले एक और चीज़, ठगी प्रथा का उन्मूलन। ये भी बेंटिक के समय हुआ और कैप्टन स्लीमैन के द्वारा ठगी प्रथा का उन्मूलन किया गया। विस्तार से हम लोग विलियम बेंटिक वाले वीडियो में, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक पे जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने चर्चा कर रखा है। अभी बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि ठगी प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक के समय हुआ और जो कैप्टन था जिसने कार्य किया उन्मूलन के लिए उसका नाम स्लीमैन था। दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन मुख्यतः होता है 1843 ईस्वी में। किसके द्वारा? एलन बरो के द्वारा। इसके अतिरिक्त एक चीज़ आप लोग और ध्यान में रख लीजिएगा कि 1833 के एक्ट में ही दास प्रथा के उन्मूलन की बात कह दी गई थी और 1833 के एक्ट के समय विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो आप प्रश्न में ये समझ लीजिएगा कि आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है। वो एलन बरो के बारे में पूछा जा रहा है या विलियम बेंटिक के बारे में पूछा जा रहा है। विलियम बेंटिक की बात होगी तो 1833 का एक्ट आएगा जिसमें दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने की बात कही गई। और पूर्णतः समाप्त कब किया गया? एलन बरो के समय में 1843 ईस्वी में। तो सरकार के द्वारा बनाए गए अधिनियम में हमने देख लिया कि अभी क्या क्या चल रहा है। आगे कुछ और चीज़ों को देखते हैं। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। 1856 ईस्वी में ये अधिनियम आता है। ठीक है, अब देखिए हिंदुओं में क्या था कि जो सती हो गए वो तो मर गए, महिलाएं मर गई, लेकिन कुछ महिलाएं जो सती होने से वंचित रह गई वो विधवा कही जाती है और उन्हें एक तरह से समाज से बहिष्कृत करके अलग थलग जीवन जीना पड़ता है। उन्हें अलग कमरे में रहना पड़ता है, अलग तरीके के वस्त्र पहनने पड़ते हैं, उनके लिए अलग खाना बनता है और इस तरह की सारी परंपराएं थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए हिंदू विधवा प्रयास किया, जिसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। जब ये लाया गया उस समय गवर्नर जनरल कैनिंग था और इसका ड्राफ्ट जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ड्राफ्ट डलहौजी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मानना था कि विधवाओं की स्थिति में सुधार किया जा सकता है शिक्षा देकर, उन्हें रोजगार देकर, उन्हें सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका देकर। पर ये सारे दीर्घकालीन उपाय हैं, ये तुरंत नहीं हो सकता है। अल्पकालिक उपाय क्या है कि इन विधवाओं का पुनर्विवाह कर दिया जाए। यदि इन विधवाओं का पुनर्विवाह कर दिया जाएगा तो इनकी स्थिति में खुद ब खुद सुधार हो जाएगी। और इन्होंने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करवाई, पर ये बहुत ज़्यादा संभव नहीं हो पाया और ये चीज़ें सफल नहीं हो पाई।
कारण क्या था कि विधवाओं से शादी करने के लिए पुरुष तैयार ही नहीं हो रहे थे उस समय। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई हमारी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के बारे में। अब आते हैं ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872। ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 में ये कह दिया गया कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होगी। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों की शादी नहीं की जा सकती है। हिंदू समाज में, ये हिंदू समाज ही नहीं, ये उस समय के समाज में पूरे यूरोप में भी ये एक बहुत बड़ी बात थी। 1889 ईस्वी में यूरोप में महिलाओं के शादी की आयु 19 नहीं 12 वर्ष तय की गई और इसे उस समय मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया था। मैग्ना कार्टा मतलब कि कोई बहुत ही बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। ऐसे भी हमारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा गया था प्राचीन काल में कि महिलाओं की, लड़कियों की शादी 8 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बीच में कर देनी चाहिए। मतलब 12 वर्ष तक तो किसी भी हालत में शादी कर ही देनी चाहिए। यहाँ पे 1872 में, जब देखिए पूरे विश्व में 1889 में परिवर्तन लाया जा रहा है, वहाँ पे ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 में ही 14 वर्ष आयु करने की बात कर रहा है। हिंदू समाज में इसका विरोध होता है। विरोध होने के बाद कहा जाता है कि ये जो एक्ट है ये सिर्फ ब्रह्म समाजियों पे लागू होगा और ये भी साथ में स्पष्ट कर दिया जाता है कि ब्रह्म समाजी हिंदू नहीं है। इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ब्रह्म समाजी कौन है? जो राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित है, मतलब एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, ये उल्टा सीधा जो भी रीति रिवाज है उन रीति रिवाजों में विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें ब्रह्म समाजी कहा गया, मतलब राजा राम मोहन राय के अनुयायियों को। तो ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 वर्ष महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। 14 वर्ष ये ध्यान में रखिएगा, बस इसी से आपका सवाल परीक्षा में बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ कंसेंट बिल, सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम यह 1891 ईस्वी में लाया गया था। बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से लाया गया था। और ये देखिए, ये यूरोप में जो 1889 में परिवर्तन आया था उसी से प्रेरित होकर इसे लाया गया था और 12 वर्ष तय कर दी गई थी लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु। अब देखिए, बहराम जी मालाबारी के प्रयास के अलावा एज ऑफ कंसेंट बिल के समर्थक कौन कौन थे? तो मालाबारी तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा जस्टिस रानाडे थे और अगरकर थे। ठीक है, जबकि इसके विरोधी भी थे इस बिल के, और विरोधी थे तिलक और चापेकर बंधु, 2 भाई थे, उन्हें चापेकर बंधु कहा जाता है, ये तिलक के शिष्य थे। इन दोनों ने विरोध किया। इसके पीछे का रीज़न क्या है जरा इसे समझते हैं। तिलक जो है उनकी 2 अखबार निकलती थी, मराठा और केसरी। मराठा अखबार अंग्रेजी में आता था, जिसके संपादक जो है वो थे अगरकर। जैसे ही एज ऑफ कंसेंट बिल पास होता है, अगरकर मराठा अखबार में एक आर्टिकल लिखते हैं इसके समर्थन में, इस बिल के समर्थन में। इसके अगले दिन ही तिलक के द्वारा अगरकर को मराठा अखबार से निकाल दिया जाता है। अब इस कहानी के साथ आपको अगरकर का नाम भी याद रह जाएगा और तिलक का नाम भी याद रह जाएगा। अब तिलक और रानाडे कैसे याद रखना है? तो तिलक और रानाडे के बीच में काफ़ी वाद विवाद हुआ है एज ऑफ कंसेंट बिल को लेकर। रानाडे का कहना है कि इस बिल के समर्थन में वो कहते हैं कि सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से तो हम इस कुरीति को हटाएंगे ही, लेकिन इसके लिए यदि एक कानून बना दिया जाता है तो इसे हटाना ज़्यादा सरल हो जाएगा। जबकि तिलक कहते हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है और इस मामले में अंग्रेज़ों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हम अपने स्तर पे इसे हटाने का प्रयास करेंगे। रानाडे कहते हैं अपने समर्थन में कि बाल विवाह से लड़कियों के स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है और बाद में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ता है। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी छोटे बच्चों की शादी करना कहीं से सही नहीं है और इस वजह से इस बिल को पास होना चाहिए। तो ये वाद विवाद चलता रहता है। अब यहाँ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1891 की बात हो रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इसकी स्थापना कब हो गई थी?
1885 ईस्वी में। तो ये पूरे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में स्थापना के बाद इसका अपना एक महत्व हो जाता है। तो इसके महत्व के अनुसार क्या है कि इसका क्या राय है एज ऑफ कंसेंट बिल पे वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो कांग्रेस कहती है कि हम एक राजनीतिक संस्था है और धार्मिक सुधार सामाजिक सुधार से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हम इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, मतलब मौन धारण कर लेती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब सरकार के द्वारा बनाए गए अधिनियम के अंतर्गत एक आता है शारदा अधिनियम। ठीक है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय कर दी गई। यदि इतनी बात ध्यान में रह गई तो शारदा अधिनियम से इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब आपके परीक्षा के लिए जितना भी महत्वपूर्ण बात है वो सारी बातों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, इससे ज़्यादा आपके परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सरकार के द्वारा बनाए गए अधिनियम से आगे बढ़ के भारतीय सुधारकों के बारे में देखते हैं। तो भारतीय सुधारकों के अंतर्गत बंगाल में, महाराष्ट्र में, मद्रास में, पंजाब में जाति के मुद्दे पर और लिंग के मुद्दे पर आधारित सुधारक कौन कौन थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग चर्चा करते हैं बंगाल में भारतीय सुधारक। बंगाल में भारतीय सुधारक के अंतर्गत हम लोग शुरू करते हैं राजा राममोहन राय से। राजा राममोहन राय को भारत के अंदर पुनर्जागरण, आधुनिकरण व समाज सुधार आंदोलन चलाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, ये पुनर्जागरण क्या है? तो यूरोप में उस समय एक बौद्धिक आंदोलन चल रहा होता है, जिस बौद्धिक आंदोलन में यह कहा जाता है कि हमें अपने समाज के अंदर की कुरीतियों को हटाने के लिए हमें अपने अतीत से ही उदाहरण लेना पड़ेगा। ठीक है, और इस प्रकार आपने देखा था कि सती प्रथा को दूर करने के लिए, सती प्रथा उन्मूलन के लिए इन्होंने उपनिषद का बांग्ला में अनुवाद किया था, यानी अपने अतीत से उदाहरण लेकर बताया कि ये कुरीति हमारे समाज के अंदर नहीं है और इसे दूर हो जाना चाहिए। और ऐसे जो लोग इस अतीत का सहारा लेके समाज सुधार का कार्य करते हैं उन्हें पुनर्जागरणवादी कहते हैं। ठीक है, तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन? राजा राममोहन राय। इन्होंने क्या क्या इनके बारे में जान लीजिए। एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोधी थे, जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, इनके द्वारा 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। पहले ब्रह्म सभा नाम था, फिर बाद में ब्रह्म समाज बना दिया गया। ठीक है, अब ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई। इसके बाद हमने देख लिया कि राजा राममोहन राय इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्म समाज का मतलब क्या है? ऐसा समाज जो एकेश्वरवाद में विश्वास करे, जो मूर्ति पूजा में विश्वास न करे, जो जाति प्रथा तथा अर्थहीन रीति रिवाजों को न माने, जो पाश्चात्य शिक्षा और प्राच्य शिक्षा को एक साथ भारत के सुधार के लिए महत्वपूर्ण समझे। ठीक है, मूर्ति पूजा न मानने का क्या तात्पर्य था? इनका तात्पर्य था वेदोक्तियों के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना। वेदों के बारे में क्या कहा गया कि ईश्वर ने खुद से लिखा है, ईश्वर के माध्यम से वो खुद ही सुनकर हम लोगों ने लिख लिया और समझ लिया। उसी प्रकार हमें ईश्वर से मिलने के लिए किसी भी ईश्वर के रूप की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिना रूप के ही हम ईश्वर को पूज सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो मानेंगे उन्हें ही ब्रह्म समाजी कहा जाएगा। तो राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर के अंडर में आ जाता है और इन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज का संचालन किया जाता है। देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा से भी जुड़े हुए थे। ये सारा नाम याद रखिएगा आप लोग। अभी देखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी तत्वबोधिनी सभा से जुड़ेंगे। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा से जुड़े हुए थे। तत्वबोधिनी सभा का काम क्या था? धर्म की खोज करना।
ठीक है। हमारे जो वेदांत है, वेदांत मतलब उपनिषद, उपनिषद के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना। तो ये बातें हो गई देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जब कार्यभार संभालते हैं ब्रह्म समाज का, तो वो ब्रह्म समाज के प्रचार के लिए एक और व्यक्ति, एक अन्य व्यक्ति केशव चंद्र सेन को, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से जोड़ते हैं। केशव चंद्र सेन उस समय के एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे, बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल थे। अमेरिका से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और ये भारत जब आते हैं, ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं, तो ये ब्रह्म समाज को काफ़ी फैलाते हैं। इसे बंगाल से बाहर पूरे भारत में फैलाते हैं, ठीक है। और ये ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म से बाहर निकलकर, ब्रह्म समाजियों से बाहर निकालकर ईसाइयों के साथ जोड़ते हैं, क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ते हैं। और ईसाइयों की बहुत सारी बातों को ये ब्रह्म समाज में धीरे धीरे लेकर आते हैं। जब ईसाइयों की बातों को ब्रह्म समाज में लेकर आते हैं, तो इस वजह से देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में विवाद होता है, जिस विवाद के बाद केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज के प्रचारक के पद से फिर से हटा दिया जाता है। जब हटा दिया जाता है तो केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, ठीक है। लेकिन इस समय देवेंद्र नाथ टैगोर कहते हैं कि ओरिजिनल वाला ब्रह्म समाज तो हमारे ही पास है, और देवेंद्र नाथ टैगोर DNT ये जो है बोलते हैं कि ओरिजिनल वाला, पुराना वाला ब्रह्म समाज हमारे पास है, और उसे आदि ब्रह्म समाज नाम दिया जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए, आप लोग को नाम याद रह जाएगा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन जब अलग हो जाते हैं ब्रह्म समाज से, तो वो भारतीय ब्रह्म समाज के अलावा कुछ और चीज़ों को लेकर आते हैं। उसको क्या क्या बोला जाता है? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन मुख्यतः महिलाओं के उद्धार के लिए कार्य करता था, ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज को नव विधान भी कहते हैं, और इन्होंने एक ऐसे पूजा स्थल की कल्पना की जहाँ पे हिंदू धर्म के लोग और वो ईसाई धर्म के लोग एक साथ बैठकर अपने इष्ट को प्राप्त कर सके। और इसके लिए इन्होंने कलकत्ता में टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नाम से एक मंदिर बोल लीजिए या एक स्थान बोल लीजिए बनाया, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, ठीक है। ये सवाल UPSC में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि ये सवाल अब BPSC के एग्ज़ाम में या स्टेट PCS के एग्ज़ाम में पूछ ले। UPSC क्या पूछेगी? UPSC अब पूछ सकती है कि टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन क्या था। तो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन एक ऐसा स्थान था जहाँ हिंदू धर्म के लोग और ईसाई धर्म के लोग एक साथ बैठकर पूजा कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा केशव चंद्र सेन के द्वारा संगत सभा की स्थापना की गई। आध्यात्मिक व सामाजिक समस्याओं पर विचार करने के लिए केशव चंद्र सेन के द्वारा संगत सभा की स्थापना की गई। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब केशव चंद्र सेन के बारे में और कुछ बातों को देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन 4 चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उपनिषद से, उस समय के मॉडर्निटी से, रामकृष्ण परमहंस के विचार से और क्रिश्चियनिटी से, ठीक है। वो उपनिषद बोलने का ही तात्पर्य हो जाता है यहाँ पे कि वो राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रेरित थे। लेकिन जब वो रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं तो फिर इसके बाद, इससे पूर्व तक वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद मूर्ति पूजा में वो विश्वास करने लगते हैं, ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई। इनका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि जब ये दयानंद सरस्वती से मिलते थे तो दयानंद सरस्वती उस समय संस्कृत के बहुत ही बड़े विद्वान थे और वो अपनी बातों को संस्कृत में ही बोलते थे।
तब केशव चंद्र सेन ने उन्हें समझाया था कि आपकी बातें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जो बातें बोल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है, लेकिन आप इसे आम जन के भाषा में बोलिए, संस्कृत की भाषा को सब लोग नहीं समझ पाते हैं। और इसी बात से प्रभावित होकर जब दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश को लिखते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक हिंदी में लिखा जाता है। लेकिन इन सारी बातों के बाद अब देखिएगा 1872 ईस्वी आप लोगों को याद होगा। 1872 ईस्वी में लड़कियों के विवाह का आयु 14 वर्ष तय कर दिया गया था, ठीक है, 14 वर्ष। लेकिन जब केशव चंद्र सेन की अपने पुत्री की शादी की बात होती है, जो अल्पायु है, उसकी शादी वो राजा कूच बिहार के साथ कर देते हैं, जिस बात से इनके अपने ही अनुयायी इनसे दुखी हो जाते हैं और इनका साथ छोड़ देते हैं। और जब इनका साथ छोड़ते हैं तो वो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जिनके द्वारा किया जाता है उनका नाम है श्रीनिवास शास्त्री, ठीक है। साधारण ब्रह्म समाज से संबंधित कुछ पुस्तकों का नाम भी याद रख लीजिए। तत्व कौमुदी, संजीवनी। देखिए, संजीवनी पुस्तक में कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा भी हो सकता है कि संजीवनी के साथ कभी कभी केशव चंद्र सेन का नाम दे दे, तो आप उसे सही मानिएगा, क्योंकि ये साधारण ब्रह्म समाज जो है ये सब उन्हीं के अनुयायी है, कोई नया नहीं है। इसके अतिरिक्त इंडियन मैसेंजर, ये सारे बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो गूढ़ गंभीर सवाल परीक्षा में मिल जाता है ना 2-1, वो सब यहीं से मिलेगा। नव्य भारत, ब्रह्म जनमत, ये पुस्तक 4 है। अब देखिए, ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, चारों ने किस ने चारों की स्थापना की थी, चारों संस्था के बारे में आप लोग जान गए होइएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बंगाल में ही यंग बंगाल आंदोलन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यंग बंगाल आंदोलन, इसके साथ कौन जुड़े हुए थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। विवियन डेरोजियो ये ईस्ट इंडिया समाचार पत्र के संपादक भी थे। एक समाचार पत्र का नाम भी याद रख लीजिए, ईस्ट इंडिया। इनके बारे में कुछ भी ज़्यादा और नहीं जानना है। हेनरी विवियन डेरोजियो ने वंचित वर्गों के लिए बहुत सारे कार्य किए और इसी वजह से बंगाल के आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत इन्हें कहा गया। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत इन्हें कहा गया और आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि विवियन डेरोजियो को ही कहा जाता था। हम आज अपनी चर्चा यहीं पे रोकते हैं। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो बंगाल में विवेकानंद और इसके बाद महाराष्ट्र के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग महाराष्ट्र, मद्रास और सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। जो एक कहानी बढ़ रहा है साथ साथ और उससे जो चीज़ें आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठ रही है, वो एग्जामिनेशन हॉल तक ऐसे ही पहुँच जाए। और जो चीज़ें समझ में न आ रहा हो उसे कमेंट करके बताइए कि समझ में नहीं आ रहा है। और यदि आप लोग इससे समझ पा रहे हैं, कुछ नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिल रही है, तो एटलीस्ट कमेंट करके बताइए कि हाँ, वीडियो से हमें समझ में आ रहा है, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।